तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के जेजू आइलैंड आर्क के बारे में। ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट आर्क लगता है मुझे पर्सनली। बात ये है, इस आर्क में हमें जो शंग जिनवू है उसकी जो पावर है वो दुनिया देखती है कि आखिर ये कितना पावरफुल हंटर है। और इसने कोरिया के भी लगभग सारे एस रैंक हंटर को वहाँ पे रेस्क्यू कर लिया था। एक हंटर बस मारा गया था वहाँ पे, बाकी सबको इसने रेस्क्यू कर लिया था। तो यार आज हम देखने वाले हैं जेजू आइलैंड आर्क। क्या है ये आर्क, कैसे शुरू हुआ और क्या है इसकी स्टोरी। तो तुम लोगों ने सोलो लेवलिंग का एपिसोड 1 देखा ही होगा, जहां हमें फर्स्ट ही एपिसोड में एक आइलैंड दिखाया जाता है जहां पे जाइंट एंट्स देखने को मिलती है और वहां पे हमारे हंटर देखने को मिलते हैं जो कि लड़ रहे होते हैं। और यही हंटर्स 3 बार रेड कर चुके होते हैं और ये तीनों बार ही वहाँ हार चुके होते हैं। कई बार तो इनके बहुत सारे हंटर मारे जा चुके हैं ए रैंक के, और एस रैंक का भी एक हंटर कोरिया का मारा जा चुका है। तो ये रही जेजू आइलैंड का इंट्रोडक्शन। अब जेजू आइलैंड के अंदर ऐसा क्या है जिसके कारण जेजू आइलैंड इतना खतरनाक है। तो जेजू आइलैंड में बहुत साल पहले लोग रहते रहे, लेकिन वहाँ पे एक एस रैंक का डंजन का गेट खुलता है। तुम लोगों ने डंजन्स देख ही लिए होंगे एपिसोड 1 में, मतलब सीजन 1 में। तो उस डंजन को क्या होता है, जब किसी डंजन को अंदर जाके क्लियर नहीं किया जाता तो उससे मॉन्स्टर बाहर आते हैं। तो वहाँ अंदर जाके कई लोगों ने क्लियर करने की कोशिश की और हार कर वापस आ गए। जब तक वहाँ के जो लीडर होता है, तुम डंजन के लीडर को नहीं मारते, वो क्लियर नहीं होता डंजन। तो इसके बाद क्या होता है, वहाँ से मॉन्स्टर बाहर आ जाते हैं। कुछ दिन अगर तुमने क्लियर नहीं किया, 3-4 दिन या हफ्ते भर, तो वहाँ से मॉन्स्टर आना शुरू हो जाते हैं। तो यही हुआ था यार जेजू आइलैंड में। जेजू आइलैंड को फिर उसके बाद एक आइसोलेटेड आइलैंड बना लिया गया, उसे पूरा खाली करा लिया गया। वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक मरी वैसे, और कोरिया द्वारा वहाँ 3 रेड की गई और तीनों में ही वो असफल रहे। मतलब जेजू आइलैंड में बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं। और वो क्या है, एंट्स। हाँ भाई, वो कोई ऐसी वैसी एंट्स नहीं है। वहाँ एक एंट किंग है जो कि एंट्स देती है, मतलब बच्चे देती है। और वो जो एंट्स होती है, हर एक एंट आप मान लो ए रैंक के हंटर जितनी पावरफुल होती है। और ए रैंक का हंटर कितना पावरफुल होता है ये आप लोग को पता ही होगा। तो ऐसे ही ये पूरा आइलैंड है यार, चींटियों से भरा हुआ। और जैसे ही कोई एंट क्वीन जो होती है उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, तो वो जो चींटियाँ हैं वो सबको सबक सिखा देती हैं। और तुम लोग को पता होगा, जहाँ पे भी हंटर होते हैं वो उन्हें जाके मारने लगती हैं। तो ये रही जेजू आइलैंड का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करने वाले हैं कि जेजू आइलैंड आर्क शुरू कैसे होता है। और जिसे भी स्पॉइलर नहीं चाहिए भाई, वो अभी भी जा सकता है यहाँ से, और जिसे भी चाहिए वो वीडियो यहाँ से कंटिन्यू देखे। तो जेजू आइलैंड आर्क शुरू होता है जापान में मिली हुई एक एंट की डेड बॉडी से। असल में वो कोई आम एंट नहीं होती, वो जेजू आइलैंड की एंट होती है जिसके पर निकल आए हैं, पंख वंख निकल आए हैं। और इसका मतलब क्लियर है, जेजू आइलैंड में जितनी भी चींटियाँ हैं वो एवोल्यूशन होने लगा है, मतलब उनका परवर आने लगे हैं, अपग्रेड होने लगी हैं वो चींटियाँ। तो वो चींटियाँ हैं अब अपग्रेड होके कहीं पे भी जा सकती हैं, बहुत दूर। भाई जापान जबकि बहुत दूर था फिर भी वहाँ पहुँच गई, तो मतलब कहीं पे भी पहुँच सकती हैं। तो इससे जापान बहुत डर जाता है और अपने गोटो रियोजी नाम का एक हंटर होता है, उनके यहाँ का सबसे पावरफुल वो हंटर, उससे बात करते हैं। और ये हंटर एसोसिएशन जो होती है जापान की, वो कोरिया से बात करती है। और कोरिया के हंटर एसोसिएशन के लीडर कौन है, मतलब चेयरमैन गोगान। उनसे मीटिंग होती है। दोनों ही देश के जो हंटर एसोसिएशन होते हैं उन लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं जो कि बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव लगता है इन लोगों को। और आगे क्या होगा तुम लोग को पता चलेगा। जो जापान होता है वो अपना मास्टर प्लान लेके कोरिया के पास जाता है। उनका प्लान ये होता है कि जब भी कोई वहाँ रेड करता है तो जो क्वीन एंट्स के पास जो एंट होती है वो उस हंटर को मारने चली जाती है, क्वीन को छोड़कर। तो जापान का ये प्लान होता है जो कि कोरिया के हंटर होंगे, ठीक है, वो जाके क्वीन को मारेंगे। और जो उनकी जो गार्ड चींटियाँ होंगी ना आसपास की चारों की, उनको जापान मारेगा। मतलब जापान पहले अटैक करेगा उस आइलैंड में। जब पूरी की पूरी चींटियाँ वहाँ आ जाएंगी तो वो उनसे डील करेगा और अंदर जाके जो कि उनका मेन बेस है वहाँ पे जाके क्वीन को मारेगा कोरिया, ठीक है। लेकिन कुछ गलत होता है वहाँ, बहुत गलत होता है। और जापान भी कुछ दूध का धुला हुआ नहीं है, यहाँ वो कुछ बड़ा करना चाहता है जापान, जो कि हो नहीं पाता। तो होता ये है कि दोनों टीमें पहुँच जाती हैं, मतलब जापान तो पहुंच जाता है और 3-3 की टीम में अलग अलग दिशाओं से लोग आइलैंड पे अटैक करते हैं। और चींटियां जो होती हैं वो उनके ऊपर अटैक करती हैं। और चींटियां कम्युनिकेशन करने के लिए एक फ्रिक्वेंसी का साउंड छोड़ती हैं जिसको
काउंटर करने के लिए जापान के पास एक टेक्नोलॉजी होती है जिसका यूज करता है, जिससे वो क्वीन से कनेक्ट नहीं कर सकती, मतलब क्वीन हेल्प के लिए इनको नहीं बुला सकती। तो इसके बाद शुरू हो जाता है, जापान शुरू कर देता है अपने चारों ओर रेड, 3-3 की टीम में, अल्फा बीटा गामा ब्रावो जो भी नाम है, और उस आइलैंड में अटैक शुरू हो जाता है। चींटियां चारों तरफ बट जाती हैं क्योंकि एस रैंक के 10 हंटर होते हैं जापान के साइड से, या 12 ऐसे कुछ 10-12 होते हैं, कुल मिला के 17 होते हैं, और कोरिया के तो पूरे हंटर्स होते हैं। और कोरिया के हंटर को गुफा के अंदर जाके, जो कि मेन गुफा होती है, वहाँ जाके क्वीन को ख़त्म करना है। तो वो हेलीकॉप्टर से कूदते हैं जहाँ चुईजोंग की पावर बता दूँ तो ये फायर का यूज करने वाला एक एस रैंक का बहुत ही पावरफुल हंटर होता है, और ये मल्टीपल एनिमीज से लड़ने में सक्षम होता है। और यहाँ पे एक बंदा होता है मिन बियोंग का काम होता है, वो एक हीलर होता है। और जिम ट्विंगू थोड़ा प्रोनाउंस में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, चलेगा। यूनहू और चीजुंग और मैंडोक, मतलब टैंक वैंक टाइप की इनकी अलग अलग एबिलिटी, जिनमें से मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है यूनहो एक बीस्ट में बदल सकता है, और वो वाइट टाइगर गिल्ड का लीडर भी है, तुम लोगों ने सीजन 1 में देखा होगा। चोईजोंग वहाँ नीचे पहुँचता है, वहाँ पर चींटियों को क्लियर करता है, उसके बाद वो अंदर घुसते हैं, और अंदर घुसने के बाद चुईजोंग जो होता है वो एक नेट लगा देता है उस गुफा के चारों ओर एंट्रेंस में, और बोलता है बी रैंक के जो भी ऊपर का है वो ही इस नेट को तोड़ सकता है। इसके बाद हंटर पहुँचते हैं गुफा के अंदर एस रैंक के, और वहाँ बहुत सारे एग देखने को मिलते हैं, इनको बहुत ही सारे एग होते हैं, जिसको चुईजोंग अपने एक ही पावर फ्लैश मार के आग की और ख़त्म कर देता है। इसके बाद वहाँ पे इनको जो रॉयल एंट होती है वो देखने को मिलती है, क्वीन जो होती है, और क्वीन के गार्ड से लड़ते हैं ये लोग और उसे इजीली बीट कर देते हैं। और जो क्वीन होती है उसको हमारी जो चाहीन रहती है इस कहानी की हीरोइन, वो मार देती है और यहाँ ख़त्म हो जाती है कहानी। लेकिन क्वीन मरने के पहले एक चीख लगाती है, उसके बाद एक एंट आता है, ठीक है, एक एंट जो कि जापान की 2 टीमों को मिस्टीरियसली मार चुका होता है, जो कि ये लोग 3-3 की टीम में बटे होते हैं ना, उनको मार चुका होता है 2 टीम को। और वो भी ऐसे हंटर नहीं होते, वो एस रैंक के बहुत ही पावरफुल जैपनीज़ हंटर होते हैं। तो इसके बाद उन लोग देखते हैं कि वहाँ एक बड़ा सा एग है जो कि हैच हो चुका है अंदर गुफा में, कोरियन हंटर्स देखते हैं, और वो अंडे का इनको अंदाज नहीं लगता किसके अंदर से क्या निकला होगा क्या नहीं। लेकिन क्वीन मरने के पहले उसी एंट को समन कर लेती है और वो हंटर वहाँ आता है, और उसकी प्रेजेंस क्या बताएं। अब जो एस रैंक के हंटर है ना, वो कांपने लगते हैं अंदर ही अंदर, वो जान जाते हैं कि भाई इससे लड़कर हम नहीं जीत सकते, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है ये चीज़। और ये चुई चाहन रहती है उसको इतनी भयंकर इंजर कर देती है कि भाई वो नहीं उठ पाती दोबारा। और बहुत से हंटर वहाँ उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, बीस्ट मोड जो होता है हमारा यूनहू का वो भी ख़त्म हो जाता है, और बाकी जितने भी हंटर हैं मोंडूक और ये वो कुक नाम के अनसेंड नाम रहते हैं कोरियन के, ठीक है, तो वो सब अटैक कर देते हैं और उसके बाद भी उसे नहीं हरा पाते। उतने में ही वहाँ आता है शंग जिनवू, क्योंकि शंग जिनवू अपना एक शैडो छोड़ कर रखा होता है, वो शैडो से अपना एक्सचेंज कर सकता है वर्ल्ड में, किसी भी लोकेशन में उसकी शैडो हो तो वो शैडो से लोकेशन एक्सचेंज करके पहुँच सकता है। और शी जिनवू की, वो शंग जिनवू की बात करें तो वो इसलिए नहीं आता क्योंकि उसकी मम्मी अभी ठीक हुई होती है, इटर्नल स्लम्बर नाम की जो बीमारी होती है उसकी मम्मी को सीजन 1 में तुम लोगों ने देखा होगा, उससे उठ के जस्ट आई होती है उसकी मम्मी, इसलिए वो टाइम व्यतीत करता है अपने फैमिली के साथ, और वो इस मिशन में नहीं जाता क्योंकि उसका मानना था कि 17 हंटर मोर देन इनफ होते हैं यार किसी भी रेट के लिए, ठीक है। और इन सब को जो लीड कर रहा था गोटो रियोजी नाम का बंदा, जैपनीज़ हंटर, ठीक है, वो प्लान बताता है अपना कि उसका प्लान था कि जापान के सारे हंटर मार जाएं, इसलिए वो गुफा के जो अंदर होता है ना जैपनी, वो कोरियन हंटर्स को भेजता है। और जो चीटा होता है, ठीक है, चीटा, अब थोड़ी सी पहले की बात बता रहा मैं जब शंग जिनवू नहीं आया था, जो चीटा होता है वो सबसे पावरफुल हंटर के पास जाता है, गोटो के पास, गोटो रियोजी के पास, और कहता है कि क्या तुम इनके लीडर हो, मतलब किंग हो। तो वो भी चौड़ में आके कह देता हाँ भाई, और एक स्लैश में भाई जो नेशनल लेवल हंटर बनने वाला था इस रेट के बाद, उसे एक ही स्लैश में मार देता है वो मिस्टीरियस चीटा जो कि बड़े से एक्स से निकलता है, ठीक है, कोई कंफ्यूज मत होना, एक बड़ा सा चीटा है भाई, वो बहुत स्पीड है, वो बहुत ही स्पीड से पूरे आइलैंड पे मूव कर रहा है, वो 1-2 सेकंड में कहीं पहुंच सकता है। इसके बाद इसकी फाइट अभी करंट में आते हैं शंग जिनवू के सामने। शंग जिनवू आता है और अपने साथ हीलिंग पोशंस लेके आता है, और वो जितने भी कोरियन हंटर्स होते हैं सबको हील करना शुरू करता है। कुछ लोग तो बढ़िया हील हो जाते हैं, चिंगजुंग और यूनहो वगैरह, और जो भी वो मोडहॉक टैंक टाइप का एस रैंक हंटर सब हील हो जाते हैं, लेकिन जो चाहिन होती है वो हील नहीं हो पाती क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा
घायल हो जाती है, तुम लोग को पता होगा। उसे एक एस रंग का हंटर ही हील करता है। और जो मिन ब्यूंग नाम का जो उनके साथ एक हीलर गया था, उसको उस एंट ने मार दिया था, जो सबसे पावरफुल एंट था ना, वो इजीली उसको खोज के मार दिया था, जबकि वो कैमोफ्लाज मोड में था। कैमोफ्लाज मोड मतलब उसको देख नहीं सकते। हीलर्स की यही एबिलिटी है कि वो जो है कैमोफ्लाज मोड में होते हैं और हील करते हैं, टीम को बफ देते हैं। तो एस रैंक का हंटर वो जो हीलर है वो भी नहीं है अब उनके पास। अब यहाँ से लड़ाई होती है संग जिनवू वर्सेस वो। तो लड़ाई की जो शुरुआत होती है वहाँ पे जो वो मिस्टीरियस एंट होता है बहुत ही पावरफुल, वो संग जिनवू के ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ता है। किसी भी टाइप की स्पीड में वो संग जिनवू से पावरफुल था। और वो कितना पावरफुल था भाई कि संग जिनवू तो उसकी स्पीड शुरू में मैच नहीं कर पा रहा था। और तुम लोग को संग जिनवू की तो पावर पता होगी कि वो हर फाइट के बाद ताकतवर होता रहता है, यही उसकी एबिलिटी है। तो वो उस फाइट के दौरान उसे सरपास कर देता है। और एक मिस्टीरियस पोशन कह रहा हूँ, जो वो होता है जहर होता है, वो संग जिनवू को लगता भी है लेकिन उसके ऊपर असर नहीं होता जहर का। संग जिनवू उस चीटे से कहता है कि तुम्हारे इस जहर का असर भी नहीं होगा। और कुछ देर बाद इतना जम का मुक्का मारता है संग जिनवू उसके ऊपर, क्योंकि वेपन्स काम नहीं आते उसके ऊपर। उसका शेल बहुत ही पावरफुल होता है कि वो एक ही मुक्के में उसे लास्ट में लिटा देता है। और ये सब के बीच में जो ये सब कार्यक्रम हो रहा होता है ना, इसे लाइव दिखाया जा रहा होता है। जो कोरिया का वो होता है ना, मतलब मीडिया वो इसे पूरे वर्ल्ड में लाइव दिखा रहा होता है। और संग जिनवू की पावर पूरी वर्ल्ड देखती है। और फिर संग जिनवू भाई एक नेशनल लेवल हंटर के कम तो नहीं है, उसे कभी पोस्ट तो नहीं मिली नेशनल लेवल हंटर की, लेकिन ये उतना ही पावरफुल है। और इन सब के बीच में एक उनका कैमरामैन भी होता है, जिसका कैमरा संग जिनवू फिर बंद करवा देता है रेड के दौरान ही। और अराइज करके वो जो हंटर होता है ना मिन ब्यूंग, उसको अलाइव करता है और शैडो एक्सट्रैक्शन से चालू कर मतलब उसको जिंदा करता है। उसके बाद जो चाहिन होती है उन्हें हील करवाता है। और उसके बाद जो मोन ब्यूंग होता है वो नहीं चाहता रहा भाई कि मैं फाइट करूं, यहाँ पे बड़ी मुश्किल से आया था, वो फाइट नहीं करना चाहता था, इसलिए शैडो एक्सट्रैक्शन कैंसिल कर देता है संग जिनवू, जिससे कि फ्री हो जाता है मिन ब्यूंग भी। और ऐसे कंप्लीट होती है ये रेड। और उन सब के जाने के बाद भी उस आइलैंड पे संग जिनवू रुकता है और कुछ चीटी वीटी को मारता है। और जो लीडर होता है ना वो चीटी का, जिसको संग जिनवू ने थोड़ी मेहनत से हराया, उसको अराइज कर देता है और उसका नाम रखता है बेरू। ये सबसे लॉयल शैडो आर्मी का जो जनरल है ना वो है ये। और जितने भी अभी तक उसने अराइज किए हैं सबसे ताकतवर बेरू निकलता है, ठीक है। और बेरू उसका सबसे लॉयल निकलता है। और बेरू एकमात्र उनकी टीम का ऐसा बंदा होता है जो कि दूसरों को भी हील कर सकता है। खुद तो हील हो ही सकता है, वो दूसरों को भी हील कर सकता है। बेरू के ऊपर तो एक कंप्लीट वीडियो बनानी बनती है भाई, तुम लोग कमेंट करना, मैं बना दूंगा। और तुम लोग को कैसा लगा यार शैडो मतलब ये जेजू आइलैंड आर्क? अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, और ना लगा हो तो कमेंट ना करना। और जो गोटो रियोजू होता है ना भाई, वो उसकी मुंडी लास्ट में कटी हुई देखने को मिलती है जेजू आइलैंड के बाद। उसके बाद भी इतना नहीं होता, बेरू को अराइज करने के बाद, अपना सोल्जर बनाने के बाद बेरू को एक टास्क दिया जाता है संग जिनवू की ओर से, क्योंकि बहुत सी जो चींटियाँ होती हैं वो आइलैंड से उड़ के चली जाती हैं। और बेरू का टास्क होता है उन सबको इंसानों के बीच पहुंचने से पहले उड़ाना। और बेरू भाई उन सबको उड़ा चुका होता है। और कुछ चींटियां पहुंच जाती हैं चाइना की ओर, जहां चाइना का एक नेशनल लेवल हंटर एक ही स्लैश में पूरी चींटियों को मार देता है। वो कितना ताकतवर होगा अंदाज लगाओ। और ऐसे ये आइलैंड की रेड ख़त्म होती है। और इस आइलैंड रेड में बस एक एस रैंक का कोरियन हंटर मारा जाता है और 6 से 7 करीब जापान के एस रैंक हंटर मारे जाते हैं। और सबसे ताकतवर हंटर भी जापान का गोटो रियोजू भी मारा जाता है। और इसी टाइप से ख़त्म होता है जेजू आइलैंड। तो भाई इतना डिटेल से एक्सप्लेन किया है, इसलिए प्लीज़ यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना इस वीडियो को। और अपने जो ग्रुप होंगे ना टेलीग्राम या व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी एनीमे वाले, वहाँ ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।